नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। हम हैं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का चैप्टर 8 है मौर्यकालीन मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्य काल हम पढ़ लिए हैं। ये मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य जब विघटन हो रहा था, यानी कि मौर्यों का जब पतन हो रहा था, तो उसके बाद जो जो शासन व्यवस्था यानी जो जो राजा आए और अपना अपना शासन स्थापित किए, उसके बारे में हम लोग MCQs लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, इसमें लगभग 37 प्रश्न या 40 हो सकता है। ठीक है ना। तो इसमें आपको देसी राजवंश टॉपिक आएगा, उसके बाद शुंग वंश आएगा, कण्व वंश आएगा और जो सतवाहन आएगा, उसके बारे में हम लोग MCQs लगाएंगे। ये सीरीज आपको BPSC सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, उसके बाद BPSC TRE के लिए और बिहार SSC यानी कि BPSC 70 BPSC जो एग्जाम होने वाला है, उसमें ये MCQs लगा लीजिएगा तो आपका तैयारी में समझिए 10% ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, बोनस हो जाएगा। और TRE 4.0 आने वाला है, उसके लिए समझिए प्रिपरेशन के साथ साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और बिहार SSC के लिए लगाइएगा तो ये भी एग्जाम में फ़ायदा आएगा। मेनली आपको BPSC और TRE ये दोनों के लिए सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इस सीरीज को लगाने से पहले आपको ओल्ड NCERT क्लास 6, उसके बाद से 11th और दो ही क्लास 6 और 11th, इस दो पुस्तक में प्राचीन इतिहास का ये चैप्टर दिया हुआ है। चैप्टर नाम पढ़ लीजिए जाकर, और इसको कम से कम इस चैप्टर को 4 बार, कम से कम 4 या 5 बार, कम से कम हम बोल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप पढ़ लीजिए उतना बार इस चैप्टर को पढ़ के तब इस MCQs लगाइएगा। हम पिछला वीडियो में बता दिए थे कि आगे हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे और उसका आप लोग जाकर चैप्टर मतलब MCQs लगाएंगे, आप उसका चैप्टर लगा लीजिएगा। तो हम इसको बोले थे, आशा करते हैं आप लोग पढ़ लिए होंगे और MCQs लगाएंगे। लास्ट के वीडियो का लास्ट में बता देंगे कि हम नेक्स्ट कौन सा हम चैप्टर का MCQs लगाएंगे, उसका आप लोग जाके NCERT में पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो या समझिए कि फ्यूचर में आपको इससे बेनिफिट हो इस चैनल से, तो अपना सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपको देसी राजवंश। ठीक है, मतलब देसी राजवंश यानी कि जब मौर्य खत्म हुए तो कौन सा देसी राजवंश, उसके बाद विदेशी भी आएगा। प्रश्न प्रथम है कि उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देसी उत्तराधिकारी कौन हुए, यानी कि जब मौर्य खत्म हो गया तो उसके बाद कौन से सबसे इंपॉर्टेंट है। शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा, पाल वंश के शासक, वर्धन वंश के शासक या कण्व वंश के शासन। तो वर्धन तो होगा नहीं, पाल होगा नहीं, शुंग और कण्व में ही आप लोग टिक कीजिएगा। तो इसका आंसर आप लोग वीडियो को रोक कर और आप इसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। इसका हो जाएगा आपको शुंग वंश, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देसी उत्तराधिकारी शुंग और उसके बाद कण्व हुए। शुंग वंश की स्थापना 150 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने किया था। इस बात को याद रखिएगा। इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। संभवतः शुंग उज्जैन प्रदेश से संबंधित थे, जहां उनके पूर्वज मौर्यों की सेना में सेवारत थे, यानी कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है 11th क्लास ओल्ड NCERT चैप्टर 17 का। मौर्योत्तर काल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कण्व वंश सतवाहन वंश के बाद सत्ता में आए। सतवाहन मौर्यकालीन वंश नहीं था। सतवाहन दक्कन का प्रतिनिधित्व करते थे, में से कोई नहीं। तो इसका कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन खोजना है। तो सतवाहन मौर्यकालीन वंश नहीं था, सही है। सतवाहन दक्कन का प्रतिनिधित्व करते थे, ये भी सही है। और ये तो होगा ही नहीं, यानी कि ये सही होगा इसका, यानी कि एक गलत कह रहा है। कण्व वंश सतवाहन वंश के बाद सत्ता में आए, गलत बात है। कण्व वंश शुंग वंश के बाद में आया था सत्ता में। आइए देखते हैं। मौर्योत्तर काल के संबंध में कथन ये सत्य नहीं है, क्योंकि मौर्योत्तर काल में कण्व वंश तथा सतवाहन वंश समकालीन थे। उत्तर भारत में 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी सतवाहन रहे। ध्यान से देखिएगा, दक्कन, ठीक है ना। जैसे ये भारत हो गया, यहाँ पे बनाते हैं, देखिए ये भारत हो गया ना, तो ये वाला एरिया जो है ना, ये दक्कन बोला जाता है। ठीक है, दक्कन। तो इसमें बोल रहे ना दक्कन, यानी कि हाई मध्य भारत हाई हो गया, ये मध्य भारत, हाई उत्तर भारत हो जाएगा, हाई पूर्वोत्तर भारत हो जाएगा, ये पश्चिम भारत हो जाएगा, दक्षिण भारत, ये मध्य भारत, ये दक्कन होगा। दक्कन और मध्य में कौन थे आपको
आपको सतवाहन थे। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे देखते हैं। दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी सतवाहन। हालांकि मध्य में करीब 100 वर्ष का व्यवधान रहा, यानी कि बीच में गैप हो गया 100 साल का। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर सतवाहन वंश की स्थापना की। ठीक है ना, सुशर्मा कौन था? कण्व वंश का अंतिम शासक था। चलिए प्रश्न 3 है, मौर्योत्तर काल में शासक वंशों का सही कालानुक्रम क्या था? शुंग, कण्व, सतवाहन। सतवाहन होगा नहीं, कण्व होगा नहीं, वर्धन भी नहीं, वर्धन तो लास्ट में आए थे। शुंग वंश आएगा, पुष्यमुत शुंग, कण्व वंश आएगा, उसके बाद सतवाहन वंश आएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। मौर्योत्तर काल में शासक वंशों का सही कालानुक्रम शुंग, कण्व, सतवाहन है। इन राजवंशों के शासन काल में शुंग वंश 185 होगा, सॉरी 1853 नहीं, गलत दे दिया। ठीक है ना, 185 आपको 85 ईसा पूर्व होगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा ऐसे। 73 ईसा पूर्व। कण्व वंश 73 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व। सतवाहन 60 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी तक शासन करता रहा। इस काल में मगध सहित भारत के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय साम्राज्य का उदय हुआ। इन साम्राज्यों ने इतिहास के छोटे कालखंडों में राज किया था, जिनमें शुंग, कण्व, सतवाहन व काटक आदि प्रमुख थे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हो जाएगा इसमें गलत कथन खोजना है। पुराणों में सतवाहन शासन का उल्लेख है। उसके बाद सतवाहन शासकों ने 300 वर्ष तक शासन किया। सतवाहनों का सबसे पुराना अभिलेख ईसा पूर्व 1वीं सदी का था। सतवाहनों ने कण्वों को पराजित किया था। ठीक है, आइए इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए आप लोग। चलिए, दिए गए कथनों में कथन ए सत्य नहीं है, क्योंकि पुराणों में केवल आंध्र सतवाहन का उल्लेख है। सतवाहन आंध्र शासन का उल्लेख है, सतवाहन शासन का नहीं। ठीक है, दूसरी ओर सतवाहन अभिलेखों में आंध्र नाम नहीं मिलता है। हालांकि सतवाहन और गौतमीपुत्र सतकर्णी का बात हो रहा है। पुराणों में उल्लेखित आंध्र एक ही माने जाते हैं। सतवाहन वंश के इतिहास के लिए मत्स्य तथा वायु पुराण विशेष रूप से उपयोगी है। सतवाहन वंश के शासकों को दक्षिणा अधिपति तथा इनके द्वारा शासित प्रदेश दक्षिणापथ कहलाया गया है। ठीक है ना, सतवाहन शासन का उल्लेख नहीं है, ध्यान से देखिएगा। सतवाहन वंश का है, ध्यान से, सतवाहन वंश का उल्लेख है, सतवाहन शासन का उल्लेख ही पूछा है। ठीक है ना, तो ये गलत है। यही पूछता पुराणों में देखिए, पुराणों में सतवाहन वंश का उल्लेख है तो सही रहता। क्या पूछा है? पुराणों में सतवाहन शासन का, तो ये गलत बात है। पुराणों में दिया है सतवाहन शासन नहीं, आंध्र शासन का उल्लेख है। और आंध्र शासन या सतवाहन वंश, ध्यान से देखिएगा, एक ही माना गया है पुराणों में, शब्द का खेल है। चलिए, 5वां प्रश्न है, सतवाहन वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतवाहन राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और उत्तरी गोदावरी घाटी में स्थापित था। दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी सतवाहन कहलाए। चलिए, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। चलिए व्याख्या देखते हैं। सतवाहन राज्य के संबंध में दोनों कथन सत्य है। शुरुआती सतवाहन राजा आंध्र में नहीं बल्कि उत्तरी महाराष्ट्र में थे, जहां उनके प्राचीनतम सिक्के और अधिकांश आरंभिक अभिलेख मिले हैं। उन्होंने अपनी सत्ता ऊपरी गोदावरी घाटी में स्थापित की थी। दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी सतवाहन आए। दक्षिण में सतवाहन शक्तियों का 3 सदियों तक निरंतर उत्कर्ष होता रहा। इतने अधिक समय तक भारतीय इतिहास के किसी भी अन्य शासन ने आबाद रूप से शासन नहीं किया था। चलिए, 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है, सतवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदभांड से प्रमाणित है? तो हो जाएगा आपको ये सभी हो जाएगा आपको, लाल मृदभांड, काले व लाल मृदभांड, गेरुआ लेपित चित्रित मृदभांड हो जाएगा। चलिए, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, सतवाहन राज्य के उदय में सहायक परिस्थितियों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्लास 11 चैप्टर 17 एनसीईआरटी पढ़िए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, एक बार पढ़िएगा नहीं बुझाएगा, 2 बार नहीं बुझाएगा, तीसरा बार जब शुरू कीजिएगा ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ एनसीईआरटी आपसे कहना क्या चाहता है। एकदम मस्त सब, भाषा भी एकदम आराम से दिया हुआ है, कोई उसमें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है ना, लीजिए 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए तब समझ में आएगा, क्योंकि हम खुद इसका करके हम देख चुके हैं इस चीज को। लोहे के फाल का प्रयोग, धान रोपण विधि, लेखन कला और नगरीकरण, तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि चारों इसका हो जाएगा। कह रहा है सतवाहन राज्य के उदय में लोहे के फाल का उपयोग, धान की रोपण विधि, यानी कि पानी नहीं होता एक जगह से उखाड़ के, जो भी प्रचलित है वर्तमान में रोपण विधि, ठीक है ना, उखाड़िए और रोप दीजिए।
नगरीकरण, लेखन कला आदि सहायक तत्व। इन परिस्थितियों ने सामूहिक रूप से दक्षिण भारत में सातवाहन राज्य को लगभग 300 वर्ष तक क्या किया, पोषित किया, यानी कि शासन करने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, सातवाहन वंश के किस शासक ने सातवाहन वंश को स्थापित करने तथा ऐश्वर्य लौटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो हो जाएगा आपको गौतमी श्री वालपुत, गौतमी पुत्र सतकर्णी, सतकर्णी प्रथम या वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। तो इसका हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। इनका एक मूवी भी आया है, ठीक है, जाके साउथ का मूवी है, सर्च कीजिएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी, यूट्यूब पे आ जाएगा। साउथ मूवी है, साउथ इंडिया का मूवी है, दक्षिण भारत का। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या चीज है। सतकर्णी महाराज के बारे में उसमें बताया गया है। ये जो गौतमी पुत्र है ना, मातृ सत्तात्मक था, यानी कि माता महिला का ज्यादा मतलब बढ़ावा दिया जाता था। और इस शासक वंश था ना, अपनी माता का नाम पहले लगाया था। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी था, यानी इनके माता का नाम था गौतमी और उनका पुत्र सतकर्णी। सतकर्णी प्रथम हुए, द्वितीय था। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, यानी कि वशिष्ठी इनकी माता का नाम था। गौतमी श्री वालपुत, गौतमी भी इनकी माता का नाम था, ठीक है ना। तो इनमें सबसे सर्वशक्त से मतलब महान शासक कौन हुए? ये वाले जो शुरुआत की उस चीज का। इसका व्याख्या क्लियर करते हैं। देखिए, सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी ने सातवाहन वंश को स्थापित करने तथा ऐश्वर्य लौटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गौतमी पुत्र सतकर्णी का शासनकाल 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक था। यह इस वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था। गौतमी पुत्र सतकर्णी की सैनिक विजयों की जानकारी इनकी मां बलश्री की नासिक प्रशस्ति से मिलती है। याद रखिएगा, ये वाला इम्पोर्टेंट बनता है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के लिए एक ब्राह्मण शब्द प्रयोग हुआ है? तो जगह गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से किस शासक के लिए एक ब्राह्मण शब्द का प्रयुक्त हुआ है? तो जगह गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने स्वयं को एक का ब्राह्मण यानी एकमात्र ब्राह्मण कहता था। उसने यह दावा किया कि उसने क्षहरात वंश का विनाश किया, नाहपान जो था, क्योंकि उसका शत्रु नाहपान इसी वंश का था। नाहपान के जो 8000 से अधिक चांदी के सिक्के नासिक के पास से मिले हैं, उन पर सातवाहन राजा द्वारा फिर से ढलवाए जाने के चित्र हैं, चिन्ह हैं। आई नाहपान को हराया है ना, मूवी में दिखाया है इस चीज को। मूवी आज डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिए, जाके फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। सौराष्ट्र जो वर्तमान में भी काठियावाड़ है कि किस शासक ने, गुजरात का एरिया है, किस शासक ने सातवाहनों को 2 बार पराजित किया किंतु वैवाहिक संबंध के कारण उनका नाश नहीं किया? तो हो जाएगा शक शासक रुद्रदामन, शक शासक रुद्र सिंह तृतीय, कुषाण शासक कुजुल कडफिसस प्रथम या कुषाण शासक हुविस्क। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, शक शासक रुद्रदामन ने हराया था। चलिए, सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी को 2 बार पराजित किया। रुद्रदामन प्रथम के राज्य अधिकार में सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात का एक बड़ा भाग था। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतकर्णी प्रथम, ये आपको क्लास 6 ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर 6 का है, ठीक है। सतकर्णी प्रथम का कलिंग नरेश से युद्ध हुआ था। इसे पश्चिम का स्वामी कहा जाता था। वशिष्ठी पुत्र ने शक शासक की पुत्री से विवाह किया था। सातवाहन शासकों का प्रशासन केंद्रीकृत नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हो जाएगा 1 और 2 कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य नहीं है। चलिए, दिए गए कथनों में कथन 1 और 2 सत्य है। सातवाहन 1 और 2 सत्य है, ठीक है। सॉरी, यहाँ आपको 1 और 2 सत्य है, तीसरा सत्य आपको नहीं है, ठीक है ना। 1 और 2 सत्य कहा गया है, ऑप्शन सी होगा इसका। सातवाहन वंश के शासक सतकर्णी का युद्ध कलिंग नरेश से हुआ था, जिसमें सतकर्णी विजयी हुआ था। सतकर्णी को पश्चिम का स्वामी कहा जाता है। गौतमी सतकर्णी ने शकों को पराजित कर पश्चिम भारत का शासन दिया था कि पश्चिम भारत पर शासन किया था। सतकर्णी के समय में शकों ने सातवाहन पर लगातार आक्रमण किए और यह स्थिति गौतमी पुत्र के बेटे वशिष्ठी पुत्र के शासनकाल तक चलती रही। तत्पश्चात वशिष्ठी पुत्र ने शक शासक की पुत्री से विवाह किया था। अब तीसरा कथन क्या कर असत्य, क्योंकि सातवाहनों का प्रशासन केंद्रीकृत था, राज्य प्रांतों में बटा हुआ था, जिन पर सैनिक तथा असैनिक राज्यपाल शासन करते थे। प्रत्येक गांव का प्रधान राजस्व या कर वसूल करता था। इस काल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासक गौलमिक कहलाता था, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन गौलमिक कहलाता था, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए 12 नंबर प्रश्न मारते हैं हम लोग।
सातवाहन शासक यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्कों पर किसका चित्र अंकित मिलता है? घोड़े का चित्र, समुद्र का चित्र, जहाज का चित्र या लक्ष्मी देवी का चित्र? तो हो जाएगा ऑप्शन सी जहाज का चित्र। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। सातवाहन शासक यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित था, जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम का परिचायक था। उनके सिक्के न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाए जाते हैं। यज्ञश्री सतकर्णी इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। इसने शकों द्वारा जीते गए अपने भूभाग को पुनः प्राप्त कर लिया था। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 11th क्लास का है, एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी का है। सातवाहनों ने करीमनगर और वारंगल के लौह अयस्कों का उपयोग किया था। सातवाहनों ने स्वर्ण का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया था। उनके अधिकांश सिक्के शीशे के थे जो उत्तर भारत में पाए गए थे। उपयुक्त में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो हो जाएगा 1 और 2 कथन सत्य है, पहला और दूसरा, तीसरा गलत है। कह दिए कथन 1 और 2 सत्य है। सातवाहनों ने करीमनगर और वारंगल के लौह अयस्कों का उपयोग किया था क्योंकि इन दोनों जिलों में महापाषाण काल में लोहे की खदानें थे। ईसा पूर्व की सदी में कोलार क्षेत्र में प्राचीन स्वर्ण खदानों के साक्ष्य मिले। अभी जो KGF है ना, कोलार गोल्ड फैक्ट्री, उसी का बात चल रहा है। सातवाहनों ने स्वर्ण का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया क्योंकि उन्होंने कुषाणों की भांति सोने के सिक्के नहीं चलाए। धातु मतलब गहना इसका बनवाया, सब आभूषण। तीसरा क्वेश्चन असत्य है क्योंकि सातवाहनों के अधिकांश सिक्के शीशे के थे। उन्होंने पोटीन, तांबे और कांसे के सिक्के चलाए। उनके ये सिक्के दक्कन में मिलते हैं। उत्तरी दक्कन में ईसा की आरंभिक सदियों में सातवाहनों की जगह आने वाले इक्ष्वाकुओं ने भी सिक्के चलाए। चलिए 14 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चिपटे छेद वाले खपड़े, यानी कि ईंट जो होता है, खापड़ा नहीं होता हम लोग को, खापड़ा आप देख लो, उसको ईंट भी बोल सकते हैं, खापड़ा। पेडुम्बुकुर, धान की रोपनी दक्कन, सही है। दीवार से घिरे 30 नगर आंध्र प्रदेश। सातवाहन सिक्के गंगा यमुना दोआब में कहाँ से मिलेगा? सातवाहन तो मध्य भारत और दक्कन में न शासन था, तो गंगा यमुना दोआब तो उत्तरी भारत में हो जाएगा। अब पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो ये डी सुमेलित नहीं होगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या जागीर देने की प्रथा का शुरुआत किन शासकों ने किया था? तो हो जाएगा सातवाहन शासकों ने किया था इस चीज को। आइए व्याख्या देखते हैं। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या जागीर देने की प्रथा का शुरुआत सातवाहन शासकों ने किया था। उन्होंने अधिकतर भूमिदान बौद्ध भिक्षुओं को ही दिए। बौद्ध भिक्षुओं को भूमिदान देने का कारण जनजातीय लोगों का बौद्धिकरण करना था। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत तथा अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ था। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। यानी कथन ए और आर, ए सही है और आर सही व्याख्या करता है इसका, ये दोनों सही हो जाएगा इस। चलिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, सातवाहन कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन राजाओं की तुलना देवताओं से की गई। सातवाहनों ने कई प्रशासनिक इकाइयां वहीं रखी जो अशोक के काल में पाई गई थी। द्वितीय श्रेणी का राजा महाभोज कहलाता था। कौन सा कथन सत्य है? तो हो जाएगा 1 और 2, 3, तीनों कथन इसमें सत्य। चलिए सातवाहन कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में दिए गए सभी कथन सत्य है। सातवाहन राजाओं की तुलना देवताओं से की गई। सातवाहन राजा का वर्णन राम, भीम, केशव, अर्जुन आदि पौराणिक महापुरुषों के गुणों से विवेचित किया गया है। बल और पराक्रम के संदर्भ में राजा की तुलना उक्त दिए गए पौराणिक पुरुषों और दिव्य विभूतियों से की गई है। सातवाहनों ने कई प्रशासनिक इकाइयां वही रखी जो अशोक के काल में पाई गई है। उनके समय में जिले को अशोक की भांति ही आहार कहते थे। अशोक के समय में जिला को आहार कहा जाता था और सातवाहन के काल में भी आहार कहा जाता था, जो डिस्ट्रिक्ट है वर्तमान में। सातवाहन राज्यों में पहली श्रेणी का सामंत राजा कहलाता था, जो उसे सिक्का ढालने का अधिकार रहता था। दूसरी श्रेणी का राजा महाभोज कहलाता था। इन सामंतों को अपने अपने क्षेत्रों में कुछ सत्ता प्राप्त थी। समझ गए ना? चलिए 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, सूची 1 यानी प्रशासन दिया है, सूची 2 शब्दावली मिलाना है, ठीक है। तो हो जाएगा आपको अभी बताया ना, जिला तो आहार, तो जिला का आहार यानी कि 1 का 2, 1 का 2, हाँ बी में मिल रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको 1 का 2 तो बी हो जाएगा। आपको अधिकारी अमात्य हो जाएगा, सैनिक शिवर्ष खंडवार और तृतीय श्रेणी का सामंत सेनापति हो जाएगा इसका। सातवाहन काल में जिले को आहार कहा जाता था, जिनके अधिकारी मौर्य काल की भांति अमात्य और महामात्य कहलाते थे। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा ऑप्शन।
उसके बाद सातवाहन काल में कटक और स्कंदवार सैनिक शिविर तथा उपनिवेश होते थे जो प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करते थे। सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियां थी, जिसमें तृतीय श्रेणी को सामंत को सेनापति कहा जाता था। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक वैष्णव देवताओं के उपासक थे। सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं को ग्रामदान देकर बौद्ध धर्म को बढ़ाया। उनके राज्य में बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रचलन था। कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो 1 और 2 सत्य है, हीनयान का प्रचलन नहीं था, ठीक है ना। 1 और 2 इसमें कथन सत्य है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा गलत है। चलिए आइए इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। 1 और 2 सत्य। स्मृति काल में राजा स्वयं को देवता का प्रतिनिधि मानते थे, यानी कि बौद्ध जैन धर्म काल के समय का बात हो रहा है। 6 BC के समय, इसको स्मृति काल हम लोग बोलते हैं, सूत्र काल भी बोलते हैं। न्याय सिद्धांत इसी समय आया था। सातवाहन काल आते आते वे स्वयं के साथ देवताओं का तादात्म्य स्थापित करने लगे, यानी स्वयं को और देवता को एक साथ तुलना करने लगे। सातवाहन राजा कृष्ण वासुदेव जैसे बहुत से वैष्णव देवताओं के भी उपासक थे। सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं को ग्राम दान देकर बौद्ध धर्म को बढ़ाया, जिसके कारण आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और अमरावती नगर सातवाहनों के शासन में और विशेषकर उनके उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के शासन में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। और तीसरा कथन कह रहा है कि गलत है, क्योंकि राज्य में बौद्ध धर्म को हीनयान नहीं वरन महायान संप्रदाय का प्रचलन था। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। सातवाहन कालीन वास्तुकला के अंतर्गत कार्ले किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो विहार के लिए, चैत्य के लिए, स्तूप के लिए, मंदिर के लिए। तो हो जाएगा आपको चैत्य के लिए प्रसिद्ध है। सातवाहन कालीन वास्तुकला के अंतर्गत कार्ले चैत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह लगभग 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। यह विशाल शिला वास्तुकला का प्रभाव उत्पादक का उदाहरण है। उसके बाद करें चैत्य बौद्धों के मंदिर का कार्य करता था और वो विहार भिक्षु निवास था। यानी चैत्य जो है ना, हम लोग जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होता है ना, तो जो बौद्ध धर्म जिनको अपनाते थे, तो जहाँ देवता भगवान स्थापित किया जाता था बौद्ध धर्म में, उस घर को चैत्य बोला जाता था और ये लोग वहीं जाकर पूजा करते थे। और जो भी ब्राह्मण धर्म में जैसे मठ में पंडित लोग रहता है, लोग पुजारी लोग, तो आपको भिक्षु जो होता था ना, उस समय आपको विहार में रहता था। जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो उपासक थे उनको भिक्षु कहा जाता था, विहार में रहते थे। और चैत्य अनेकानेक स्तंभों पर खड़ा बड़ा हॉल जैसा होता था और विहार में एक केंद्रीय शाला होती थी, ठीक है, जिसके सामने के बरामदे की ओर एक द्वार होता था। विहार चैत्यों के समीप ही बनाए जाते थे, ठीक है ना। जैसे कैसे मंदिर के लगे ही मठ बनाया जाता है, जैसे ये चैत्य के सामने विहार बनाया जाता था। विहार का संख्या इस बिहार वर्तमान में हमारे किस राज्य में रहते हैं? तो बिहार में रहते हैं, ठीक है ना, हई वाला एरिया है। तो इस भौगोलिक एरिया में विहार हो गया, आएगो हो गया बिहार। तो पेटकाटा वो है ना, ये बिहार हो गया, स्टेट का नाम है। और ये विहार हो गया ना, बौद्ध धर्म में जहाँ भिक्षु रहते हैं ना, उस निवास को विहार कहा जाता है। और ये जो घर है ना विहार, बहुत सारा इस बिहार में पड़ता था, इस भौगोलिक क्षेत्रफल में, इसलिए इसका नाम है बिहार पड़ गया। अब बोलते बोलते लोग बिहार कहने लगा, समझ गए ना। चलिए 21 नंबर पढ़ते हैं। सातवाहन कालीन वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागार्जुन कोंडा के स्तूप भित्ति प्रतिमाओं से सुसज्जित है। अमरावती में स्तूपों के साथ साथ हिंदू मंदिर भी हैं। अमरावती में बुद्ध के उपदेश देते हुए दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1, 1, 2, 3, ये कोनो कथन असत्य नहीं, ये सब सही है इसमें, तो इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। चलिए सातवाहन कालीन वास्तुकला के संबंध में कोई भी कथन सत्य नहीं है। अमरावती का स्तूप भित्ति प्रतिमाओं से सुसज्जित है। इनमें बुद्ध के जीवन के विभिन्न दृश्य चिन्हित है, अमरावती वाला में, ठीक है ना। अमरावती स्तूप का निर्माण लगभग 200 ईसा पूर्व में शुरुआत हुआ, किंतु ईसा की दूसरी सदी के उत्तरार्ध में आकर यह पूर्ण रूप में निर्मित हुआ, ठीक है। यानी कि 200 साल के लास्ट में जाके बना, यानी 200 से 250 साल इसको लग गया बनने में। नागार्जुन कोंडा में बौद्ध स्मारकों के साथ साथ पुरानी ईंटों से बने हिंदू मंदिर भी है। नागार्जुन कोंडा में बुद्ध को उपदेश देते हुए दर्शाया गया है, यानी कि बुद्ध भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं, वैसा मूर्ति बनाया गया। नागार्जुन कोंडा में लगभग 2 दर्जन विहार दिखाई दिए हैं, यानी कि बौद्ध जहाँ निवास करते थे ना बौद्ध भिक्षु, वो 2 दर्जन है। अनेक स्तूपों और महाचैत्यों से अलंकृत यह स्थान ईसा की शुरुआती सदियों में मूर्ति कला में सबसे ऊंचा प्रतीत होता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इक्ष्वाकु शासकों ने दक्कन खनिज स्रोतों का उपयोग किया था। इक्ष्वाकुओं के शासनकाल में अमरावती प्रमुख केंद्र के रूप बन गया। इक्ष्वाकु माने जब सातवाहन खत्म होने लगा ना, उसके बाद का वंश हो जाएगा। नागार्जुन कोंडा इक्ष्वाकुओं के काल में बौद्ध केंद्र था, यानी कि तीनों कथन सत्य है। चलिए
दिए गए सभी कथन सत्य। इक्ष्वाकु और सातवाहन दोनों ने दक्कन के खनिज स्रोतों का उपयोग किया। इसका उपयोग इनके द्वारा कृषि यंत्रों के निर्माण तथा युद्ध सामग्री के निर्माण में किया गया था। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और अमरावती नगर सातवाहनों के शासन में और विशेषकर उनके उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के शासन में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। नागार्जुन कोंडा इक्ष्वाकुओं के काल में अपने उत्कर्ष पर था। इक्ष्वाकुओं के शासन काल में यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र भी बन गया था। चलिए अब हम लोग विदेशी राजवंश देखते हैं। जैसे मौर्य जब खत्म हुए तो उसके बाद देशी राजवंश तो पढ़ लिए, शुंग, कण्व और सातवाहन और इक्ष्वाकु। अब हम लोग विदेशी राज यानी कि कौन कौन विदेशी शासक आकर इस पे शासन किए थे, सब एनसीईआरटी में दिया होगा। ठीक है। हिंद यूनानी शासकों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये बैक्टीरिया में राज करते थे। पार्थियों ने सेल्यूकस साम्राज्य स्थापित किया था। बैक्टीरिया वर्तमान में ईरान में स्थित है। यूनान आक्रमण का प्रमुख कारण था सेल्यूकस द्वारा स्थापित साम्राज्य की कमजोरी। तो इसका कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हो जाएगा तीसरा कथन सत्य नहीं है। चलिए व्याख्या देखते हैं। हिंद यूनानी शासकों के संबंध में कथन सी सत्य नहीं है क्योंकि बैक्टीरिया वर्तमान में अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और पाकिस्तान में बटा हुआ है। बैक्टीरिया एशिया के उस ऐतिहासिक क्षेत्र का प्राचीन नाम है जो हिंद कुश पर्वत श्रृंखला और अमुदरिया के बीच में स्थित है। चलिए 24वां प्रश्न कह रहा है हिंद यूनानी शासन के प्रभाव पर विचार कीजिए। ठीक है। कह रहा है सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। उन्होंने हेलेनिस्टिक कला का विकास किया था। यह कला विशुद्ध रूप से यूनानी थी। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हमको 1 और 2 सही लग रहा है, तीसरा सही नहीं लग रहा है। ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए पढ़ते हैं। दिए गए कथनों में 1 और 2 सत्य है। सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही भारत में सोने के सिक्के जारी किए, पर इनकी मात्रा कुषाणों के शासन में अत्यधिक बढ़ी। इन सिक्कों पर पूर्व में जारी किए गए सिक्कों के विपरीत राजाओं के नाम और तिथियां उत्कीर्ण की जाने लगी थी। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की कला चलाई, जिन्हें हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। तीसरा कथन असत्य है क्योंकि हेलेनिस्टिक कला जो था ना विशुद्ध यूनानी नहीं था। सिकंदर की मृत्यु के बाद विजित गैर यूनानियों के साथ यूनानियों के संपर्क से इसका उदय हुआ, यानी कि यूनानी कला भी था। और जो राज्य सिकंदर जीता था ना पश्चिमोत्तर भारत का, जो अभी वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया है, तो वहाँ का भी कला और यूनानी कला मिलाने के बाद ही हेलेनिस्टिक कला बना और बाद में इसी से गंधार शैली की मूर्तियाँ बनी थी। चलिए 25 नंबर प्रश्न है भारत में शक आधिपत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि शकों ने जब आधिपत्य किया, अपना राज्य स्थापित किया, तो उसके बारे में हम लोग क्या क्या इसमें से सही है क्या क्या गलत है। शकों ने कुल 5 शाखाएं स्थापित की थी। शकों ने दूसरी शाखा की राजधानी तक्षशिला थी। शकों की 5वीं शाखा ने पश्चिमोत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हो जाएगा 1 और 2 सत्य है, तीसरा कथन सत्य नहीं है। व्याख्या में सब क्लियर हो जाएगा। भारत में शक आधिपत्य के संबंध में 1 और 2 सत्य है। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भाग में थी। शकों की प्रथम शाखा अफगानिस्तान में तथा दूसरी शाखा पंजाब में स्थित थी, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तीसरी शाखा मथुरा में स्थित थी, जहां इसने लगभग 2 सदियों तक राज किया। चौथी शाखा ने अपनी सत्ता पश्चिम भारत में स्थापित किया था। ठीक है, जहां इसने ईसा की 4वीं सदी के प्रारंभ तक शासन किया था। तीसरा कथन असत्य है क्योंकि शकों की 5वीं शाखा ऊपरी दक्कन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, ना कि पश्चिमी में। पश्चिमी में तो देख लिया आप लोग कौन था, चौथी शाखा था। शाखा मैंने समझ रहे हैं, ब्रांच मैंने कितना ब्रांच सब बना के रखा था। वैसे स्टेट बैंक का ब्रांच है, वही सभी अपना ब्रांच बना के रखा था। एक और राजा ये हाँ फलवा पार्ट पश्चिम भारत के ब्रांच के तू राजा बनो, दक्षिण भारत के ब्रांच के हम राजा बने, में सब मिल के राज कर रहा था। 26 प्रश्न है शक शासक रुद्रदामन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्लास 11th का चैप्टर 16 का प्रश्न है। उसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी तक था। भारत में संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख रुद्रदामन ने जारी किया था। फिर तीसरा कह रहा है उसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार यानी कि दोबारा निर्मित करवाया, उसको रिपेयर करवाया, इंग्लिश में रिपेयर। तो हो जाएगा कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों कथन इसमें सत्य हो जाएगा। चलिए शक शासक रुद्रदामन के संबंध में कथन 1, 2, तीनों सत्य है। शक शासक रुद्रदामन प्रथम का शासनकाल 130 से 150 ईस्वी तक था। उसका शासन न केवल सिंध में बल्कि कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, कठियावाड़ और गुजरात के बड़े भाग में था।
रुद्रदामन ने विदेशी होते हुए भी सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, जिसे जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं, जारी किया। रुद्रदामन ने गिरनार पर्वत पर स्थित काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र की प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। इस झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था और इसके समय सौराष्ट्र प्रांत का शासक कौन था? सुविशाख था। ठीक है, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और अशोक ने उस पर बांध बनवाया था। ठीक है ना। चलिए, बांध का रिपेयर किया था। इस झील का निर्माण और बांध आपको चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। ठीक है। 27 कह रहा है विक्रम और शक संवत के बीच कितने वर्ष का अंतर है? तो हो जाएगा 135 वर्ष का अंतर है। आइए इसको देखते हैं। चलिए, विक्रम तथा शक संवत के बीच 135 वर्षों का अंतर है। विक्रम संवत की शुरुआत, ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, लाइफ में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 57 ईसा पूर्व में, यानी कि ईसा के जन्म से 57 वर्ष पहले विक्रमादित्य की शकों पर विजय के प्राप्त हुई थी, बाद हुआ था। इसके पश्चात विक्रमादित्य को स्पृहणीय की उपाधि दी गई तथा वह ऊंची प्रतिष्ठा और सत्ता का प्रतीक बन गया। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में किया गया। इसे आरंभ करने से कनिष्क को है। भारत सरकार का कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ठीक है ना। विक्रम संवत कब था? ईसा के जन्म के, जैसे ईसा का जन्म हो गया 1 में, तो ये हो गया 0 1 हो गया ना, यानी 57 साल पहले, है 58 ईस्वी में। ठीक है, इतना अंतर हो गया आपको। इधर 78 ईस्वी में, ठीक है, इधर 57 ईसा पूर्व में, मिला लीजिए आप लोग। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है पल्लव तो भारत के थे। देखिए, एक था पल्लव, ये भारत का वंश है। आइए, पहलव है इसमें, ठीक है ना, तो ये विदेशी है। पहलव शासकों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये हो जाएगा, उन्होंने दक्षिण भारत में अपना आधिपत्य स्थापित किया था। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गोंडोफर्निस था। इसका मूल निवास स्थान ईरान था। इसके काल में सेंट थॉमस भारत आया था। व्याख्या देखते हैं। पल्लव एक कथन सत्य नहीं है, क्योंकि पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। यानी कि जो हम बोले ना, इसका ई वाला कथन सत्य नहीं है, बाकी तीनों कथन सत्य है। यूनानियों और शकों को विपरीत ईसा की पहली सदी में पश्चिमोत्तर भारत के एक छोटे से भाग पर, पश्चिमोत्तर समझ रहे हैं ना, मान लीजिए भारत हो गया, ठीक है, तो हाई वेला एरिया पश्चिमोत्तर भारत, आई हो गया पूर्वोत्तर हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ठीक है ना, पूरब वाला एरिया होता है हम लोग पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पूर्व में हम लोग बिहार पड़ता है हम लोग का, बिहार के इसमें क्या बोलते हैं भारत के मैप में। तो ऐसे ये पश्चिमोत्तर भारत यानी कि हाई वाला एरिया का बात चल रहा है। ठीक है, आने से पहले शकों की तरह पार्थियाई लोग भी भारतीय राजतंत्र और समाज के अभिन्न अंग बन गए। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुषाण शासकों का संबंध यूची कबीले से था। कैडिफाइसिस प्रथम ने अपने शासन में स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था। कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 3 कथन सत्य है इसमें कुषाणों के बारे में। ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं व्याख्या इसका। चलिए, व्याख्या कर रहा, दिए हुए कथन 1 और 3 सत्य है। कुषाण शासक यूची कबीले से संबंधित थे। यूची कबीला 5 कुलों में बटा हुआ था। कुशासन उन्हीं में से एक कुल के थे। कुशासन उत्तरी मध्य एशिया के हरित मैदान के खानाबदोश लोग थे और चीन के पड़ोस में रहते थे। कुषाणों की पहली राजधानी आधुनिक पाकिस्तान में अवस्थित पुरुषपुर या पेशावर भी था, जहां कनिष्क ने एक मठ और विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। कथन 2 असत्य है, क्योंकि कैडफाइसिस प्रथम ने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के डलवाए तथा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने ये सिक्के हिंद कुश के दक्षिण में चलवाए थे। ठीक है। किस शासक के काल में कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो हो जाएगा कनिष्क हो जाएगा। ये व्याख्या देखते हैं। कनिष्क के कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन करने वाला कुषाण शासक कनिष्क था। इस संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। इस संगति में बौद्ध ग्रंथों के ऊपर टीकाएं लिखी गई जो विभाषा शास्त्र कहलाती थी। चलिए, 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्थान और अवस्थिति है, इसको मिलाना है। ठीक है ना। कौन सुमेलित नहीं है, गलत खोजना है। काबुल अफगानिस्तान में, ख्वारिज्म बुखारा में, समरकंद कपीसा, टोपरक कला अमुर्दिया। तो इसमें गलत आपको हो जाएगा, समरकंद कपीसा नहीं होगा। ठीक है ना। समरकंद उज्बेकिस्तान में है। आइए देख, चलिए, कह रहा है दिए गए युग्म में कौन सा युग्म सी सुमेलित नहीं है? क्योंकि समरकंद उज्बेकिस्तान में अवस्थित है। कुषाणों का अधिकार काबुल घाटी, कपीसा, बैक्टीरिया, ख्वारिज्म और
सोगदियान अर्थात मध्य एशिया स्थित बोखारा और समरकंद में है। सोगदियान कहाँ स्थित है? मध्य एशिया और बोखारा और समरकंद के लगभग स्थित है। इस क्षेत्र में अनेक कुषाण मुद्राएं, अभिलेख और मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्तियां पाई गई। मृण माने मिट्टी की मूर्ति, ठीक है ना। 32 नंबर प्रश्न है, मौर्योत्तर कालीन व्यापार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हो जाएगा इसमें आपको, मथुरा वस्त्र निर्माण का केंद्र बन गया था। भारतीय दंत शिल्प की वस्तुएं अफगानिस्तान और रोम से मिली हैं। रोम की कांच की वस्तुएं तक्षशिला से मिली है। उत्तर भारत में रंगरेजी एक उन्नत शिल्प था। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो डी हो जाएगी, यानी कि रंगरेजी यानी कि रंग से रंगाई करके काम करने वाला का ज्यादा कहाँ किधर था? उत्तर भारत में। कहना चाह रहा है, ये गलत है, उत्तर भारत में ये चीज नहीं था। देखिए, मौर्योत्तर कालीन व्यापार के संबंध में कथन डी सत्य नहीं है, क्योंकि मौर्योत्तर काल में रंगरेजी उत्तर भारत में नहीं वरन दक्षिण भारत में कई नगरों में उन्नत शिल्प था। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली नगर के उपवांतवर्ती उरैयूर में ईंटों का बना रंगाई का हौज था। और एकमेडु में भी इस प्रकार के हौज मिले। ये हौज ईसा की पहली तीसरी सदियों के हैं। इन क्षेत्रों में करहबे पर कपड़े बुनने की व्यवस्था भी बहुत प्रचलित है, यानी कि रंगल कपड़ा का ज्यादा शिल्प मतलब टेक्नोलॉजी ज्यादा विकसित किधर था? तो तमिलनाडु में था, ठीक है ना। दक्षिण भारत के एरिया और ज्यादा था, उत्तर भारत में ये चीज नहीं था। कह रहा है प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीघ निकाय नामक पुस्तक में 24 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है, ठीक है। महावस्तु में 36 प्रकार के व्यवसायियों का उल्लेख है। मिलिंद पहनों में 100 व्यवसाय का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जाएगा 1 और 2, यानी पहला दूसरा कथन सत्य है, तीसरा कथन गलत है। आइए देखते हैं। दिए गए कथनों में 1 और 2 सत्य है। मौर्य पूर्व काल के दीघ निकाय में लगभग 24 प्रकार के व्यवसाय का उल्लेख है। इसी काल में महावस्तु में राजगीर में रहने वाले 36 प्रकार के व्यवसायियों का भी उल्लेख है। ये सब डाटा याद कर लीजिएगा, ठीक है। कथन तीसरा और सत्य है, क्योंकि मिलिंद पहनों में 75 व्यवसाय का उल्लेख है, जिसमें से 60 विविध प्रकार के शिल्प से संबंधित है और 100 को कह रहा है। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? व्यापारिक केंद्र अवस्थिति दिया है। करीमनगर तमिलनाडु, नलकोंडा तेलंगाना, कठियावाड़ गुजरात, उरैयूर तमिलनाडु। तो उरैयूर तमिलनाडु ठीक है, कठियावाड़ गुजरात ठीक है, नलकोंडा तेलंगाना आंध्र प्रदेश एरिया सही है, लेकिन करीमनगर तमिलनाडु नहीं होगा, ठीक है ना। करीमनगर कहाँ है? तेलंगाना में स्थित है। मौर्योत्तर के बाद का ही है, सातवाहन समय वंश का। क्योंकि मौर्योत्तर काल में करीमनगर तेलंगाना क्षेत्र में अवस्थित है। यह शिल्पियों का एक गांव था। इस गांव में बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार आदि अलग अलग टोले में रहते थे तथा कृषि मजदूर तथा अन्य मजदूर एक दूसरे छोर पर बसते थे। 35 नंबर कह रहा है, मौर्योत्तर काल में व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच का व्यापार आरंभ से ही समुद्री मार्ग द्वारा होता था। भारत और रोम के बीच व्यापार में विलास की वस्तुओं का महत्व अधिक होता था। भड़ौच और सोपारा बंदरगाह पश्चिमी समुद्र तथा अरिकमेडु और ताम्रलिप्ति पूर्वी तट पर स्थित था। भड़ौच एक प्रमुख महत्वपूर्ण बंदरगाह था। समझिए, बहुत हाई लेवल का ये सब प्रश्न हो गया, ठीक है ना। ये सब बुक से दिया हुआ है। कह रहा है मौर्योत्तर काल में व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं, गलत कथन खोजना है। तो देखिए, भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच का व्यापार आरंभ से ही समुद्री मार्ग द्वारा होता था। गलत बात है। आरंभ से समुद्री मार्ग से नहीं, स्थल मार्ग से भी होता था। कॉन्स्टेंटिनोपल जो तुर्की एरिया है ना, उधर से होकर होता था। तो ये कथन आपको क्या कह रहा है? गलत हो जाएगा। पूछ रहा है गलत, इसलिए गलत ही होगा, यही कथन इसका होगा। बाकी तीनों ऑप्शन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सही हो जाएगा। 36 नंबर कह रहा है कि कुषाण और शक लोग व्यापार के लिए पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से पश्चिमी समुद्र तक 2 मार्ग से जाते थे और ये दोनों मार्ग तक्षशिला में मिलते थे। पहला मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था तथा होता हुआ तक्षशिला को निचली सिंधु घाटी से जोड़ता था और वहां से भड़ौच चला जाता था। कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन इसमें सत्य हो जाए। देखिए, दोनों मार्ग तक्षशिला में मिलते थे और मध्य एशिया से गुजरने वाले रेशम मार्ग से जुड़ जाते थे। इसका पहला मार्ग उत्तर से दक्षिण, उत्तर से यानी कि सीधे दक्षिण आता था, ठीक है, आ जाता था। यह मार्ग तक्षशिला को निचले सिंधु घाटी से जोड़ता था, ठीक है, और वहां से भड़ौच चला जाता था। दूसरा मार्ग उत्तरापर्थ नाम से प्रसिद्ध है। यह तक्षशिला से आधुनिक पंजाब होते हुए यमुना के पश्चिम तट पहुंचता और यमुना का अनुसरण करते हुए दक्षिण की ओर मथुरा चल जाता है। हेंगे कह रहा है, यही हेंगे निकल जाता था इसे, ठीक है ना, यही चीज कह रहा है। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है सुमेलित कीजिए। व्यापारिक स्थल और अवस्थिति दिया है, ठीक है, तो इसमें हमको सुमेलित करना है। तामलुक बंगाल में है, अरिकमेडु पांडिचेरी में है,
तहसीला पाकिस्तान में, सोपारा महाराष्ट्र। तहसीला पाकिस्तान में आप लोग मारिए, सी का कितना 3, सी का 3 एक गो में दिया है तहसीला पाकिस्तान, यानी कि ये सही होगा इसका, ठीक है ना, ये इसका सही हो जाएगा। तामलुक पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्राचीन काल में इसका नाम ताम्रलिप्ति था। यह दक्षिण पूर्व एशिया की ओर, दक्षिण और पूर्व यानी कि समुद्र एरिया हो गया ना, तो हई एरिया दक्षिण पूर्व की ओर जाने वाले जहाजों का प्रमुख बंदरगाह। वर्तमान का बंगाल के खाड़ी एरिया है ना, उसी एरिया से बंगाल की ओर, जैसे जो वर्तमान बिहार जो होता है, इस म्यांमार, इंडोनेशिया होता है ना, होके अंडमान निकोबार, मलेशिया, उसके बाद से और कौन सा एरिया है उधर ना, दक्षिण पूर्व एशियाई जो कंट्री है ना, वियतनाम हो जाएगा, ब्रुनोई हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, इस सब एरिया से व्यापार इसी रास्ता से होता था। अरिकमेडु पुदुचेरी में स्थित है। रोम के साथ व्यापार के अनेक यहाँ से प्राप्त पता चला है। तहसीला जो है पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तहसीला विश्वविद्यालय धर्म तथा दर्शन की शिक्षा के लिए जाना जाता था। सोपड़ा महाराष्ट्र में है स्थित है। यह पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सामग्री को यवन प्रिय कहा जाता था? तो हो जाएगा आपको गोल मिर्च, बड़ी इलायची, लाल मिर्च, अश्वगंधा। तो हो जाएगा आपको गोल मिर्च कहा जाता है। जो करियका मिर्च हम लोग गोलका नहीं खाते हैं लोग, उसी को यवन प्रिय कहा जाता था। उस समय मांस में ये सब डाल के ना, वही भी देखिएगा तो सेकुआ उकुआ दुकान पर लगता है ना, तो गोलका मरीच बुक के उसमें जीरा वरा डालता है तो एकदम टेस्टे बढ़ जाता है, स्मेल बढ़िया करने लगता है। तो समझिए वो अंग्रेजवा सब तो खाने पीने में एकदम है, सब कुछ खा जाता है। तो मांस पे ना जाड़ के टाइम में सब मरीच उरीच मांस उसे स्टोर करके रखता है ना, तो उसी पे छीट के खाता है। उसे उधर धूप थोड़ी हमेशा निकलता है, पेड़ पौधा ज्यादा यूरोपीय कंट्री में, तो मांस से ना ज्यादा खाएगा लोग, तो मांस में मरीच डालेगा सब, तो टेस्ट बढ़ जाता है उसका, इसीलिए यवन प्रिय कहा जाता है। यवन यूनानियों कहा जाता था। यूनान अभी वर्तमान में सब यूरोपीय सब हो जाएगा। उसी को लेकर समझिए मार हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी सब आया सब व्यापार करने, समझे, उसी का ज्यादा व्यापार होता था काली मिर्च का। पश्चिम के लोगों को भारतीय गोल मिर्च इतनी प्रिय थी कि संस्कृत में गोल मिर्च का नाम यवन प्रिय रखा गया। पश्चिम के लोग गोल मिर्च मंगाने पर अत्यधिक खर्च करते थे, परंतु कालांतर में रोम की मुद्रा में होने वाली कमी का अनुभव इतना तेज हुआ कि रोम को भारत के साथ गोल मिर्च का व्यापार बंद करने के लिए कदम उठाना पड़ने। देख लीजिए, वो छोटा सा बंद करने लगा कि हमने के सब रुपया भारत जाता, मरचा गला खाली टेस्ट ला, जीभ के स्वाद ला, तो व्यापार बंद कर दिला सब, गोल मिर्च का सप्लाई रोक दिया सब। चलिए आपको हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्योत्तर काल, ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा बड़ा प्रश्न आराम से, सब इसका आंसर इसी में छुपा रहेगा। मौर्योत्तर काल सोना, चांदी, तांबा, कांसा, शीशा और पोटीन के सिक्के बनाने के लिए प्रसिद्ध था। रोमन सम्राट ट्राजन ने फारस की खाड़ी का पता लगाया था। ठीक है। भारत में पाए गए रोमन सोने चांदी के सिक्के की संख्या 6000 से अधिक है। कौन सा कथन सत्य है? इसका 1 और 2 कथन सत्य हो जाएगा, तीसरा कथन सत्य नहीं होगा। देखिए, रोमन सम्राट ट्राजन ने, दोनों सही है, ठीक है ना। असत्य वाला हम लोग पढ़ते हैं, गलत वाला। असत्य कथन है क्योंकि भारत में पाए गए रोमन चांदी के सिक्कों की संख्या 6 नहीं, बल्कि यह कहना कठिन है कि केवल इतने ही सिक्के रोम से आए। रोमन लेखक प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक अपने विवरण में अफसोस प्रकट किया है कि भारत के साथ व्यापार करके रोम अपना स्वर्ण भंडार लुटाता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतवाहन और कुषाण साम्राज्यों में नगरों की उन्नति का एक कारण रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार था। ठीक है। कुषाण साम्राज्य के कारण पंजाब और पश्चिम, देखिए जब पंजाब एरिया आ जाए तो भारत मन में दिमाग में आ जाए पंजाब का नक्शा एकदम आ जाना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो समझ में जाए उत्तर प्रदेश हो गया ना, तो इसका पश्चिमी एरिया ये दिमाग में आ जाना चाहिए, आई पंजाब वाला एरिया, ठीक है, यानी कि हई एरिया समझ आ जाना चाहिए। नगर समृद्ध हो गए, ठीक है, नक्शा एकदम आना चाहिए दिमाग में। कुषाण राजाओं ने मार्गों की सुरक्षा का प्रबंध किया था। कौन सा कथन सत्य है? तो 1, 2, 3 तीनों कथन इसमें सत्य है। आइए देखते हैं। दिए गए सभी कथन सत्य है। कुषाण और सतवाहन साम्राज्यों में नगरों की उन्नति का मुख्य कारण रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध अच्छा होना था। भारत रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग और मध्य भाग के साथ ही व्यापार करता था। कुषाण साम्राज्य के कारण पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्थान समृद्ध हुए, क्योंकि कुषाण शक्ति का केंद्र पश्चिमोत्तर भारत था। कुषाण साम्राज्य में मार्गों की सुरक्षा का प्रबंध था, जिसके कारण इस काल में व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई थी। चलिए 41 नंबर प्रश्न लगाते हैं। शक कुषाण
शक और कुषाण काल में भवन निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार की। देखिए पहले प्रश्न पूछता था, ऐसे 5 से 10 साल पहले वंश पूछता था कि स्थापक वंश कौन है, अंतिम वंश कौन है, अंतिम शासक कौन है। उसके बाद से पूछता था उस समय क्या कि पॉलिटिकल पूछता था कि कौन सा युद्ध जीता लो, कौन सा सामाजिक नहीं पूछा, केवल पॉलिटिकल राजनीतिक प्रश्न पूछता था कि राजनीतिक में समझ रहे हैं, वो देश उस पर आक्रमण किया, उसको जीत के उसको हराया, उसको बंदी बनाया। अब पता है किस तरह का प्रश्न पूछ रहा है, अब आपको सामाजिक और कला एवं संस्कृति से प्रश्न पूछ रहा है। ये ट्रेंड अभी चला है 5 साल से, ठीक है ना, तो उसी तरह का प्रश्न बनाना पड़ेगा। ये जो है ना ये आपको स्थापत्य, सामाजिक और संस्कृति से संबंधित प्रश्न है। युद्ध का चर्चा कहाँ एको को प्रश्न में भेटाया। पक्की ईंटों का प्रयोग फर्श बनाने में किया जाता था। खापरों यानी कि खापड़ा का प्रयोग फर्श और छत दोनों में किया जाता था। सुर्खी और खापड़ा बाहर से अपनाई गई वस्तु थी। कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 कथन इसमें सत्य है, तीसरा कथन सत्य नहीं है। आइए देखिए इसका। शक कुषाण काल में भवन निर्माण के संबंध में 1 और 2 सत्य है। शक कुषाण काल में भवन निर्माण के कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इनमें पक्की ईंटों का प्रयोग फर्श बनाने में किया गया तथा खपरों यानी टाइलों का प्रयोग फर्श और छत दोनों में किया गया। तीसरा कथन असत्य है, क्योंकि शक तथा कुषाण काल में भवनों के निर्माण में प्रयुक्त सुर्खी और खपड़ा बाहर से अपनाई गई वस्तु नहीं थी। अश्वघोष किसके समकालीन था? तो हो जाएगा अश्वघोष कनिष्क के समकालीन था। इसमें देखते हैं आपको, अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे क्योंकि वह कनिष्क का दरबारी रचनाकार थे। इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथों की रचना की। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र उनकी नाट्य शास्त्र, यानी कि बुद्ध चरित्र किस तरह का पुस्तक है? नाटक चीज है उसमें, नाट्य शास्त्र। और इस सीरीज का, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 43, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? देखिए एगो पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ दिया, यूनानी किए, तब शक किए, तब कुषाण किए, ठीक है ना। ये आपको सही कालानुक्रम है। इसका व्याख्या देख लीजिए। भारत पर यूनानी सबसे पहले हिंद यूनानियों ने आक्रमण किया। ईसा पूर्व 1वीं सदी के शुरुआत में हिंद यूनानियों ने पश्चिमोत्तर भारत यानी पश्चिम उत्तर पाकिस्तान वाला एरिया समझ में आ जाना चाहिए। उत्तर और पश्चिम का बीच एक कोना, भारत के विशाल क्षेत्र पर कब्जा किया। यूनानियों के बाद शक आए। यूनानियों ने भारत के जिस भाग पर कब्जा किया था उससे अधिक भाग पर शकों ने किया। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के अधिपत्य के बाद पार्थियाई अथवा पल्लव लोगों का अधिपत्य हुआ। पल्लव के बाद कुषाण आए जो यूची और तोखरी थे कहलाते थे। कुषाणों ने बैक्टीरिया तथा उत्तरी अफगानिस्तान पर अधिपत्य करते हुए शकों का अपदस्थ किया, यानी शकों को हटा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस सीरीज हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुप्त वंश पढ़ेंगे। कौन सा वंश पढ़ेंगे हम लोग? गुप्त। तो आप लोग जाके एनसीईआरटी से गुप्त वंश पढ़ लीजिएगा। 6 क्लास और 11th क्लास का बुक होगा जिसमें गुप्त वंश के बारे में चर्चा किया होगा, तो उसको आप लोग 2 से 3 बार रीड मार लीजिए। अभी उतना हम लोग स्पीड नहीं पकड़ेंगे, धीरे धीरे अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे। अब ये नोटिफिकेशन नहीं आना है, लेकिन आने वाला है। जब नोटिफिकेशन आएगा 1 मंथ बाद लगभग, तब तक हम लोग प्राचीन इतिहास कंप्लीट कर देंगे। और बिहार स्पेशल भी हम पढ़ा रहे हैं, जाकर उसको देख लीजिए। और किन्हीं का एससीईआरटी 9th क्लास का हिस्ट्री पॉलिटी अगर नहीं कंप्लीट है तो जाके प्लेलिस्ट में जाइए। एनसीईआरटी और एससीईआरटी यानी टोटल बिहार बोर्ड का हिस्ट्री का और पॉलिटी का हम एमसीक्यूज डाले हुए हैं, जाकर उसको देख लीजिएगा। और समझ में मतलब एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम प्रश्न बना लिए हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।